नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं और देश की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। देश की आवाज में आज बात होगी कुछ ही दिनों में अंतरिम बजट पेश होने वाला है उसकी, और ये हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इससे देश के लोगों को क्या उम्मीद है। दरअसल चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश होने में कुछ ही दिन का वक्त बचा हुआ है और तमाम सेक्टर्स को इस बार के बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और इसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी ये बजट बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े हुए तमाम लोगों, बिल्डर्स और साथ ही खासतौर पर बायर्स को इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये आज हम देश की आवाज़ में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम लोग मौजूद हैं और हम इस वक्त नोएडा एक्सटेंशन में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद अपने साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे देश की आवाज़ इसको लेकर के क्या है, बजट से बायर्स को, बिल्डर्स को, रियल एस्टेट को क्या उम्मीदें हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। इस सेक्टर में कई बड़े कदम उठाए गए, जैसे एनडीए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा पास किया। साल 2016 के बाद रेरा की वजह से रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता देखने को मिली, जो कि पहले नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके घर खरीदने वालों को इस अंतरिम बजट से कई उम्मीदें हैं। रेरा को बिल्डर्स के लिए और सख्त बनाया जाए, एटीसी के तहत होम लोन के मूलधन के रिपेमेंट पर 1.5 लाख की टैक्स सीमा को बढ़ाया जाए, होम लोन के ब्याज के रिपेमेंट पर डिडक्शन की सीमा को 2 लाख रुपए से ज्यादा किया जाए, अंडर कंस्ट्रक्शन घरों से जीएसटी को हटाया या फिर कम किया जाए, प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी में कुछ इजाफा किया जाए। हमारी यही मांग है कि जितना लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है उस पर रियायत मिले, जिससे बहुत फायदा होगा। एटलीस्ट मिडिल क्लास बायर्स के लिए बहुत फायदा होगा। जो टैक्स की जो डबल टैक्सेशन पड़ता है, सपोज कि आपने एक मकान परचेज किया तो आपने एटीसी के अंतर्गत एक लिमिट नहीं ले पाते हैं 1.5 लाख के आसपास, उसके बाद यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ता है आपको। तो एट एटीसी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो टैक्सेशन पे हम लोग को बेनिफिट मिल जाएगा और ये ईजी रहेगा कि एटीसी इंक्रीज होना चाहिए। रियल एस्टेट रेगुलेटर वो एक अच्छा कदम था, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेगुलेटर बिल्डर फ्रेंडली होकर के रह गया है, ना कि बायर फ्रेंडली। बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर को कुछ करना चाहिए। अगर फ्लैट खरीदने जाते हो 35-40 लाख से कम का कोई भी फ्लैट एनसीआर या जो सिटीज चल रही मेट्रो सिटीज में नहीं मिलता, और आम पब्लिक जब फ्लैट लेती है 30 से 35 लाख रुपए का लोन लेती है, जिसका रीपेमेंट करे अगर साल का निकाल के देखो तो 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर 2.5-3 लाख के करीब बैठता है। तो हमारी लिमिट है केवल 2 लाख दिखाने की, बाकी अमाउंट हम कहाँ पे दिखाएं। एटलीस्ट बायर्स के लिए जीएसटी को हटा देना चाहिए। आप रेडी टू मूव फ्लैट लेते हो तो उसमें नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह रेडी टू मूव फ्लैट काफी कॉस्टली पड़ते हैं, वो हम ले नहीं सकते, हमें इन्हीं सब फ्लैट में जाना पड़ता है और इसमें टैक्स है, जीएसटी लगी है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ये करे बायर्स के हेल्प में कि इसमें से जीएसटी इसको नील कर दे। इस वक्त घर खरीदार सबसे ज्यादा मुश्किल में है। दिल्ली एनसीआर में लाखों घर अधर में लटके हुए हैं। लोग किराया भी दे रहे हैं और उस घर का लोन भी चुका रहे हैं जो 10-10 सालों से नहीं मिला है। ऐसे में होम बायर्स की सबसे बड़ी मांग है कि जब तक उन्हें घर नहीं मिलता तब तक बैंक उनसे किश्त न ले। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली जैसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में जिन्होंने निवेश किया, जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने सोचा था कि उनका अपना एक सपने का आशियाना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सड़कों पे उतरना पड़ता है क्योंकि उनके दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा है। सिर्फ एनबीसीसी में पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी इसको ऑक्शन करने के लिए, वो टाइम लगेगा, लेकिन उसके वेट कर रहे हैं। वेट करने की क्या जरूरत है। एक फंड जो है, स्ट्रेस फंड जो है, वो गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है, गवर्नेंस किसको कहते हैं, उसको तो पैसे बेशक महीने बाद दे दें, लेकिन उसको कह दे एनबीसीसी को सिग्नल दे दे, काम शुरू करवा दो। ईएमआई स्टॉप करा दे एटलीस्ट। हमारे बायर्स हैं, होम बायर्स, वो रेंट भी दे रहे हैं और ईएमआई भी भर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। एटलीस्ट गवर्नमेंट हमें ये कर दे कि जब तक घर मिलेगा तब तक तुम्हारी ईएमआई बंद है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि अगर सरकार की सहानुभूति होम बायर्स के साथ में है तो एक स्ट्रेस फंड की अरेंजमेंट किया जाए या एनवीसीसी को एक फंड मुहैया कराया जाए और जितना जल्दी हो सके आम्रपाली के सारे प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया जाए और लोगों का घर जल्दी से जल्दी दिया जाए। अगर हमारा अपने फ्लैट बनने का जो अपने एनबीसी को दिया है, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर वो हमारा 1 महीने में स्टार्ट नहीं होता काम, तो हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे, हम आपसे वायदा करके जा रहे हैं जितनी संख्या में हम आए हैं उससे 10 गुना संख्या में हम फिर से घेराव करेंगे नोएडा का।
बिल्डरों ने आम लोगों को बहुत लूटा, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस अंतरिम बजट से कुछ उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट की मांग है कि इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि बिल्डरों को कम ब्याज दर पर लोन मिले। रियल एस्टेट सेक्टर से स्टैंप ड्यूटी को खत्म किया जाए। सरकार ऐसी स्कीम लाए जिससे घर खरीदारों को कुछ और इंसेंटिव मिले ताकि रियल एस्टेट में लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े। सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट में थोड़ा और आवंटन दिया जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में भी लोग संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें। जो सर्विस टैक्स लगता था पुरानी साल में, वो 4 से 5% लगता था। अब उसको इन्होंने जीएसटी में 12.5% कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये बिल्डर आपको क्रेडिट इनपुट वापस देगा। कोई भी बिल्डर क्रेडिट इनपुट कस्टमर को वापस नहीं दे रहा है। 50% से के करीब तो सारे के सारे बिल्डर डिफॉल्टर निकल रहे हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। लोन वगैरह में थोड़ा सा डिडक्ट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि आम लोगों को खरीदने में परेशानी ना हो। जैसे इन्होंने जो रेरा लेकर आए हैं उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्लियर होनी चाहिए, मतलब बिल्डर्स के ऊपर प्रॉपर वो होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए उसके लिए। जो बिल्डर्स हैं इनकी कोई रेटिंग वगैरह हो, ABCD ग्रेड हो, हम उससे हिसाब से अपने हैसियत के हिसाब से उनसे जाकर उतनी अमाउंट का हम लोग खरीद सकें। मुंबई में रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से इस सेक्टर की हालत ठीक नहीं है। सीमेंट के बढ़ते दामों से भी बिल्डर्स परेशान हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग उनकी यही है कि निर्माणाधीन मकानों से GST को हटाया जाए या उसे कम किया जाए। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर GST, और जो कंप्लीटेड है और या रीसेल है उसके ऊपर GST नहीं। वो एक बहुत ही रूट कॉज है ये पूरे इंडस्ट्री के प्रॉब्लम का, क्योंकि एक ही क्षेत्र में एक ही प्लेस पर जब दो कैटेगरी के फ्लैट बिकेंगे, कि मान लीजिए एक जगह फ्लैट 10,000 रुपया स्क्वायर फीट है और उसी जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको 11,200 रुपया देना है, तो नेचुरली आदमी 11,200 वाला नहीं लेगा। यदि किसी भी कारण से ये बात नहीं पास हो सकती है या नहीं हो, तो फिर मेरा ये कहना रहेगा कि इस GST को 5% लाया जाए विथ इनपुट क्रेडिट, तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकेगा। तो आपने देखा कि परेशानी कई सतह पर है, कई तरह की परेशानियां। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डर्स परेशान हो या फिर बायर्स परेशान हो, परेशान सभी हैं और सभी को सरकार से बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से राहत की उम्मीद है। अब ये देखना है कि इस अंतरिम बजट में आखिर सरकार क्या रियल एस्टेट को कुछ राहत देने वाली है, क्योंकि मौजूदा मोदी सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है उसका ये आखिरी बजट है। माना यह जा रहा है कि लोक लुभावन बजट होगा, लेकिन क्या इस लोक लुभावन बजट में रियल एस्टेट के लिए भी कुछ खुशखबरी है, इसी को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त नोएडा एक्सटेंशन के तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप चारों तरफ जब देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गगनचुंबी इमारतें दिख रही हैं और यहाँ पर बहुत से अंडर कंस्ट्रक्शन जो हैं साइट्स भी नजर आ रही हैं। लेकिन ये देखना है कि क्या आने वाले वक्त में ये इलाके और ज्यादा गुलजार होंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर, क्या उम्मीद इस बजट से? आप अगर एक बायर हैं तो सरकार से कुछ उम्मीद होगी इस बार। बिल्कुल सर। क्या उम्मीद? सर, हम जो सारे लोग होते हैं, सर्विस कर रहे हैं, सारे लोग जो फ्लैट खरीदने वाला आम नागरिक है जो फ्लैट खरीद के अपना आशियाना बनाना चाहता है, उसके लिए क्या है कि इस बजट के अंदर अगर आप देखें तो हर बंदे को इंटरेस्ट होम लोन खरीदना होता है। होम लोन खरीदने के अंदर दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, आपका होम लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है ये सेक्शन 80C के अंडर में आता है, जहाँ पे हमें क्लेम दिखाना होता है। और वहाँ पे देखो तो वहाँ पे और बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे आपका NPS है, नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, और आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, चाइल्ड एजुकेशन है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो सर, इसके अंदर अगर आप देखो, हम हर एक चीज़ में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। हम मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हमें अपने बलबूते पे सब कुछ कर सके, बहुत ज्यादा बचता नहीं। हाँ, बचता नहीं है, तो हमें हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा कुछ करना होता है। अब जो इसकी लिमिट 80C की आप देखो तो 1,50,000 है। अब इसमें अगर हमने होम लोन ले रखा है तो रीपेमेंट जो हम करते हैं प्रिंसिपल का, उसी से हमारा अमाउंट उतना हो जाता है। तो हम चाइल्ड एजुकेशन का कहाँ पे दिखाएं? कहने का मतलब ये कि इंटरेस्ट ही पे करते, प्रिंसिपल दे ही नहीं पाते। हाँ, प्रिंसिपल भी दिखा रहे हैं हम वहाँ पे, लेकिन प्रिंसिपल जो हम पे कर रहे हैं वो सारा हम उसमें क्लेम कर में दिखा नहीं सकते। दूसरा कंपोनेंट होता है इसका इंटरेस्ट रीपेमेंट का, जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए है। तो सर, अभी अगर आप देखो तो NCR हो या जो भी मेट्रो सिटीज हैं, इसमें फ्लैट खरीदने जाओगे आप 40-35 लाख से कम का फ्लैट नहीं होता है।
और फ्लैट खरीदने के लिए हमें लोन लेना ही पड़ेगा। 30 से 35 लाख रुपए का लोन लिया तो आप जब रीपेमेंट करने जाते हो 30 से 35 हज़ार रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है पर मंथ की, और इसे आप ईयरली देखो तो ये 4 लाख से ऊपर निकल जाता है, जिसमें हम इंटरेस्ट का केवल 2 लाख हम क्लेम कर सकते हैं, प्लस जो हम ये लिमिट बढ़ाई जाए क्या? ये लिमिट बढ़ाई ये लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। और भी कुछ चीजें अब और कुछ लोगों से समझते हैं कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। जी, खासकर अगर आप होम लोन के ये इंटरेस्ट रीपेमेंट की बात करेंगे तो वो इंटरेस्ट रीपेमेंट स्टार्ट होता है आपके पोजीशन के बाद, और आप देखेंगे अगर जब आपने अपना इंटरेस्ट होम लोन भी लिया हुआ है, आप ईएमआई भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, उस समय आपका ये होम लोन जो होगा वो नहीं लगेगा, वो आप रीपेमेंट को आपको मानेंगे ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में 7 से 8 साल पोजीशन का टाइम है, और एक क्लॉज के अनुसार अगर आप 8 साल से पहले आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप सिर्फ 30,000 ही रिबेट ले सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जहाँ पे ये लॉन्ग ड्यूरेशन में पोजीशंस मिल रही है उस केस में गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये होम लोन का रिबेट जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। सरकार कहती है कि 2022 तक सबको घर, हाँ 2022 तक सबको घर है वो अच्छी बात है, बट उनको ये भी देखना चाहिए कि जो ये लोग रीपेमेंट कर रहे हैं, ऐसे में जो ये चीजें आप बता रहे हैं, ऐसे में मुमकिन है? नहीं बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है, क्योंकि लोग तो खरीद रहे हैं। आप देखेंगे अगर नोएडा एक्सटेंशन में देखेंगे तो गगनचुंबी इमारतें ही हैं। कोई मांग नहीं है ना फिर? अरे तो मांग तो है चाहिए भी, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है तो हम थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तभी। ठीक है जी मैम, बताइए आखिर दिक्कत क्या, सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए मध्यम वर्गीय को स्पेशली जब बजट जैसी चीज़ें होती हैं तो उन्हें बहुत आकांक्षाएं होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव उनके लिए होगा। और अगर स्पेशली हम बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन की या किसी भी फ्लैट बायर की, तो जो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि जीएसटी जो इसके ऊपर लगाया जाता है, तो विच इज़ एक मिडिल क्लास के लिए आज के समय में घर खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए उसको पता नहीं कितने एफर्ट करने पड़ते हैं, कितने लोन्स लेने पड़ते हैं, कितना चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाके वो एक बजट बना पाता है। और एक छोटा एटलीस्ट तो मांग क्या? तो जीएसटी इज समथिंग एडिशनल विच इज अगर आप 50 मुद्दा ये कि जीएसटी बहुत ज्यादा बिल्कुल, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन पे, लेकिन बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन पे अब आप एक 35 लाख रुपए का अगर आप जैसे जैसे कर रहे हो तो उसके ऊपर फिर 12.5% आप जीएसटी और ऐड कर दे रहे हो, देन आपकी रजिस्ट्री कॉस्ट और ऐड हो जाती है, तो समहाउ कहीं ना कहीं 20% चाहिए क्या, मतलब कम करें या फिर हटा दें? हटा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट हटा देना आई डोंट नो कितना उनके लिए पॉसिबल है, बट अगर इसके ऊपर कोई रिबेट्स हैं, कोई अच्छे चीज़ें या इसकी परसेंटेज कुछ कम की जाती है, कम से कम कुछ कम तो की जाए, ऐसा यहाँ पे कम से कम मौजूद लोगों का कहना है। बहरहाल और क्या डिमांड्स हैं और क्या उम्मीदें हैं सरकार से बायर्स की, और ख़ास तौर पर रियल इस्टेट सेक्टर की भी, क्योंकि जो रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जो बिल्डर्स हैं उनके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि ये उद्योग का जो दर्जा इस पूरे सेक्टर को उपलब्ध नहीं है, ऐसे में उनके लिए भी तमाम दिक्कतें हैं। जरा हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन तो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग ऐसे हैं जो एक अदद आशियाने का सपना पाले हुए हैं, और बिल्डर्स भी और रियल एस्टेट सेक्टर भी ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, खरीदारी हो, फ्लैट्स बिके। लेकिन इस सेक्टर की अपनी चुनौतियां भी हैं, अपनी परेशानियां भी हैं। इस बजट से, जो कि 1 फरवरी को पेश होने वाला अंतरिम बजट, उससे इस सेक्टर को क्या उम्मीद है वही हम समझ रहे हैं। देश की आवाज़ में हमारे साथ इस वक्त नोएडा एक्सटेंशन के तमाम लोग भी मौजूद हैं। सर ज़रा बताइए कि कुछ चीज़ें तो आई, कुछ पॉइंट्स आए, कुछ और भी दिक्कतें आती हैं जो उम्मीद है कि इस बजट से दूर हो सकती है, या फिर आप कहना चाहेंगे सरकार से? सर दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जितने भी इस गैदरिंग में लोग मौजूद हैं ज़्यादातर सैलरी क्लास है, और यही तबका है जो कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स की मार झेलता है। अगर मैं एक छोटे से पॉइंट को उठाऊँ, उसमें अगर हम इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, इनकम टैक्स स्लैब पहले क्या होता था 5%, 10%, 20 एंड 30। ठीक है। आज की डेट में वो जो डिमांड अगर बता सके तो ज़्यादा। सर वो स्लैब जो 10% का था वो भी वापस आना चाहिए। वो जो 5, 10, 20, 30 था, अब वो 5, 20, 30% हो गया, 10% गायब ही हो गया। तो 10% का 10% है सर? है 10% नहीं है सर, अभी 10% है। नहीं सर 5% अभी मैंने जो दिया है। ठीक है, इस पर नहीं जाते हैं। ये टैक्स स्लैब में कुछ सुधार, स्लैब में होना चाहिए, सुधार ये होना चाहिए। और जो 80C का जो लिमिट है सर, जो कि अभी 1.5 लाख है, एक बच्चे की ही 1.5 लाख रुपए फीस चली जाती है आज की डेट में, तो हमारे जो और एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें कवर ही नहीं हो पाते हैं, तो वो टैक्स स्लैब भी बढ़ना चाहिए 80C। ये बातें तो आई, और कुछ और दिक्कतें जो ऐसा लगता है कि इस ओर ध्यान नहीं दे पाती है सरकार। हाँ, जनरली क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली कुछ बजट अपना प्रिपेयर करता है घर लेने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है हमारी ईएमआईज जाती हैं, तो ये जो रेगुलर रिवाइज हो रहा है ईएमआई, उस वजह से हमारा हर मंथ जो ये है बजट बिगड़ रहा है। तो फिक्स हो, हाँ एक फिक्स हो, या ईएमआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम हो, ताकि हम भी कुछ प्लान कर पाएँ।
और जिस तरीके से होपफुली इस बार का जो बजट है वो हम चाह रहे हैं कि सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सबके एक दिक्कत तो ये भी है और हाँ, वक्त पर ये दिक्कतें आती हैं कि पोजीशन लेट होता जाता है, ईएमआई आपको देनी पड़ती है, इस तरह की भी तो परेशानियां हैं सर। और इस ओर क्या रेरा जैसा कानून आया, क्या वो हेल्प कर पा रहा है बायर्स को? सर रेरा बनाई गई है लेकिन रेरा को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने देने चाहिए थे। रेरा में कंप्लेंट्स होती हैं वो, और अधिकार दें क्या? और अधिकार देने चाहिए, कम से कम इतना अधिकार होना चाहिए कि वो उनको अरेस्ट कर सकें या वो एग्जीक्यूट करने का कोई तो होना चाहिए। अब जैसे आमपाली बिल्डर्स का आप देखिए, उनको नज़रबंद कर दिया गया है जबकि सारा सब कुछ हो रहा है, तो वो उससे ज़्यादा कहीं होना चाहिए और रेरा को ज़्यादा अधिकार देने चाहिए। 2010 में जो हम लोगों ने जब ये घर बुक कराया था उस समय कोई स्कीम नहीं थी। बाद में प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्कीम लॉन्च की कि 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो है हम सब्सिडी के रूप में देंगे। हम लोग 2010 से अभी तक ईएमआई भी भर रहे हैं, रेंट भी भर रहे हैं, और जब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो हमें वो बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो उस बेनिफिट को जो है वो सभी को मिलना चाहिए। इन सब में बजट क्या बिगड़ जाता है बहुत मैम? बजट तो बिगड़ता है। मैं आपको अपनी ही बात बताती हूँ कि जब हम टैक्स स्लैब भरते हैं तो हमसे कहा जाता है, जैसे हम जब पहले रेंट देते थे तो मोर देन 10,000 देते थे, लेकिन जब मैं स्लैब पे भरने जाती थी तो मुझसे कहा जाता था कि 1 लाख से नीचे नीचे दिखाओ, तो जो 8,000 था। तो वो मुझे मतलब झूठ मूठ का वो दिखाना पड़ता है, तो वो चीटिंग हमें इससे क्यों करानी है? इससे बेहतर है कि आप वो जो स्लैब है उसे ही इंक्रीज करिए। ठीक है, देखिए डिमांड्स कई सारी हैं और ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इन छोटी छोटी चीज़ों पर गंभीरता से ध्यान दे, क्योंकि असल में एक एक बूंद से ही सागर भरता है। और मौजूदा मोदी गवर्नमेंट से देश की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और उस उम्मीद पर गवर्नमेंट कितनी खरी उतर रही है कितनी नहीं, ये तो 2019 के लोकसभा चुनावों में पता चलेगा। लेकिन कम से कम मौजूदा कार्यकाल के अंतरिम बजट से तमाम जो फ्लैट बायर्स हैं उन्हें कई तरह की उम्मीद करते हैं कि इस चुनावी साल में जब अंतरिम बजट पेश होगा तो वो कहीं ना कहीं बायर्स के लिए और साथ ही साथ बिल्डर्स के लिए भी खुशखबरी लेकर आएगा। देश की आवाज में आज के लिए बस इतना ही।